नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हमने हमारी जो पीएसएम की जो क्लासेस चल रही है दोस्तों, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की जो क्लासेस है दोस्तों, उन क्लासेस में हमने अब तक लगभग 5 से 6 क्लासेस कर चुके हैं। अपनी क्लासेस के अंदर जो नेक्स्ट अब क्लासेस हैं दोस्तों, आज हम उसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमने पहले दोस्तों, इससे पहले जब हमारी क्लास हुई थी दोस्तों, तो उसमें हमने लगभग यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्लास में इसमें करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक हमने 208 तक हमने इससे पहले कंप्लीट किया है दोस्तों। इसके आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज 209 से हम लेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है यहाँ पे ब्लाइंडनेस के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जो ज्यादा मोस्ट कॉमन कोज है वहां कैटरेक्ट को लिया जाता है, क्योंकि यहाँ 66% लगभग 66.2% जो केसेस होते हैं ब्लाइंडनेस के, वो स्पेशली जो एज होती है 50 ईयर्स के अराउंड जो एज होती है उसमें ये मुख्य रूप से होते हैं वहां। और अदर जो रिफ्रैक्टिव एरर है, ग्लूकोमा है आदि अन्य भी इसके कारण होते हैं। तो वहां यहाँ पे अन्य अगर लेंगे हम तो रिफ्रैक्टिव एरर लेंगे और ग्लूकोमा मोस्ट कॉमनली इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहां जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन में आंसर होगा वो होगा कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट सबसे पहला आंसर होगा आज का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अन्य जो अपन कोज लेते हैं दोस्तों, अपन ने इससे चर्चा की है कि 66.2% जो केसेस होते हैं जो ब्लाइंडनेस के होते हैं इंडिया के अंदर, जो ब्लाइंडनेस के जो केसेस हैं वो लगभग कैटरेक्ट की वजह से होते हैं। इसके अलावा भी हम अगर कुछ लेंगे केसेस तो रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें लेंस की जैसे रिफ्रैक्टिव एरर लेंगे। ठीक है, और कुछ केसेस होते हैं उसमें ग्लूकोमा भी इसका मुख्य कारण होता है। जैसे मुख्य जो पॉपुलेशन होती है, मोस्ट प्रोबेबली जो पॉपुलेशन होती है दोस्तों में डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक कॉर्नियल जो डैमेज भी कई बार होता है इसका कारण। एक दोस्तों विजन 2020 था, विजन 2020। ठीक है, विजन 2020 था, इसी से रिलेटेड है विजन 2020। इसमें राइट टू साइट ऐसे एक स्लोगन दिया हुआ था, राइट टू साइट। भाई साइट का अधिकार, भाई किसी का जो राइट अधिकार है वो साइट के लिए यानी कि देखने के लिए एक अधिकार है, उसके रूप में इसको लिया गया था। तो ये एक इनिशिएटिव था इंडिया के द्वारा, इंडिया जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ आंसर अपने कैटरेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बीएमआई ऑफ मेल हुज वेट इज 89 केजी एंड हाइट इज 172। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों अपने को अब यहाँ सबसे पहले क्या है, इसके अंदर अगर किसी की भी बीएमआई क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी बेसल मास इंडेक्स, बेसल। ठीक है, बॉडी नहीं बेसल, बॉडी, हाँ बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो बॉडी मास जो इंडेक्स होता है दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स को लेने का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने सामने। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है किसी की भी जो वेट होता है, जो वेट होता है उसको डिवाइड किया जाता है उसकी हाइट से। ठीक है, और हाइट में भी क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को अपन इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लगभग 1.72 आएगा। ठीक है, मीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो 89 जो केजी है उसको अगर उसके अंदर जैसे कि वेट है 89 केजी, ठीक है, उसके अंदर 1.72 इसका अपन भाग देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे, तो वहां लगभग आता है कितना, 30.8 ये। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका ये बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और ये आपको भी पता होना चाहिए, अपने खुद का भी अपने को बीएमआई पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बार कोई पूछ ले कि आपका खुद का बीएमआई कितना है। तो यहाँ इसमें बीएमआई को क्यों लिया जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कि वो नॉर्मल है उसका वेट, ठीक है, या वो ओवेज है या अंडरवेट है उसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो बीएमआई होता है किसी भी व्यक्ति का, नॉर्मल जो बीएमआई होता है वो होता है लगभग 8.5 के अराउंड टू 25 तक। ठीक है, इससे कम और ज्यादा जो होगा किसी का भी, तो उसको ओवरवेट अंडरवेट ऐसे कुछ लिया जाएगा, कम या ज्यादा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट कॉमन कैंसर अफेक्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल। अब सबसे जो किसी भी वर्ड के अंदर अगर अपन लेंगे तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर का कोज होता है वो किसको ले जाता है। अब अगर सिंगल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेल के अंदर तो सबसे कॉमन क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर सबसे, प्रोस्टेट कैंसर मेल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल्स में अगर लिया जाता है तो फीमेल्स में कौन होता है, ब्रेस्ट कैंसर सबसे नॉर्मल होता है। इसके बारे में चर्चा काफी पहले कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे पूछा है कि वर्ड के अंदर पूछा है, मेल एंड फीमेल बोथ के अंदर पूछा है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन जो कोज होता है दोस्तों वो लंग कैंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा
वो लंग कैंसर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए ह्यूमन विथ बॉडी मास इंडेक्स इज 20। अगर किसी का बॉडी मास 20 है तो अपन ने जस्ट चर्चा की थी कि अभी 18.5 से 25 तक वो नॉर्मल होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WHO डेफिनेशन ब्लाइंडनेस इज द इनएबिलिटी टू काउंटिंग फिंगर्स इन अ डेलाइट एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस से वो किसी की फिंगर को नहीं देख पाता। तो यहां दोस्तों 3 मीटर भी दे रखा है मीटर के अंदर। तो किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम मेरी अंगुलियां कितनी है इसको काउंट करो, और उसको कितनी दूरी से अगर दिखाया जाए उन अंगुलियों को, तो उससे ये कंफर्मेशन हो सकता है कि WHO की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कि वो अगर उसको काउंट नहीं कर पाता है दिन के उजाले में भी, तो उसको ब्लाइंडनेस में लिया जाएगा। तो वहां 3 मीटर को आंसर कर रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, 3 मीटर आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, 214, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। अब ये जो हाइपरटेंशन जो होता है दोस्तों, इसके लिए जो मॉडिफाइबल फैक्टर कौन सा नहीं है भाई, ये जैसे ओबेसिटी है, किसी की ओबेसिटी तो इसको कम किया जा सकता है, या ठीक है कम किया जा सकता है, ये मॉडिफाइड फैक्टर हो सकता है। साल्ट अगर इंटेक कोई ज्यादा लगता है उसको भी कम किया जा सकता है, अगर उसकी वजह से इसकी दिक्कत आ रही है, किसी की ओबेसिटी की वजह से अगर हाइपरटेंशन है, साल्ट इंटेक की वजह से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस इसकी वजह से है, तो इनको कम किया जा सकता है। लेकिन जो एज है इसको आप एक एज होगी दोस्तों, उसमें जाकर के आगे किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो आर्टरीज होती है दोस्तों, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिजिड होना स्टार्ट हो जाती है एक एज के अंदर जाके, तो वहां हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो एज है इज ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है, BMI इज क्लासिफाइड टू ओबेसिटी शुड बी। अब ये कितना BMI होगा, BMI से संबंधित क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं कि उसको ओबेसिटी में लिया जाएगा। तो वहां पे अगर 30 और उसके ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का BMI होता है तो वो ओबेसिटी में लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए टोटल नंबर ऑफ टेबलेट्स ऑफ आयरन विद फोलिक एसिड इज गिवन टू ए प्रेग्नेंट वुमन बाय द हेल्थ वर्कर। कितनी टेबलेट्स किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है किसी को। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन अब मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि आपके 2016 में किस प्रकार का पेपर था, कैसे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के NHM के पेपर के अंदर, मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने खुद ने गलत किया था दोस्तों। वहां पे मैंने पढ़ा ही नहीं था, और मेरा गलत इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया था कि यार हो सकता है प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, तो वहां पे किसी भी महिला को 6 महीने भी अगर टेबलेट दी जाती है तो वहां पे लगभग 150 तो आंसर होगा। लेकिन वहां आंसर जो किया गया था NHM डिपार्टमेंट के द्वारा जब हमारा पेपर था, उसमें आंसर इसको 100 को माना गया था। ठीक है, तो वहां तो आंसर ये 100 था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इनके नंबर में बढ़ाया गया है या घटाया गया है तो दोस्तों आप खुद भी कंफर्म कर लें, क्योंकि ये कंफर्मेशन या तो 150 होगी या फिर 100 होगी। तो यहां उस टाइम तो 100 आंसर था, लेकिन आज के समय में, इसलिए मैं अभी आंसर में आपको 100 ही, इसका 100 फोलिक एसिड टेबलेट ही बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो कैल्शियम की जो टेबलेट्स होती है उनका भी काउंट अपने को पता होना, कितनी कैल्शियम की टेबलेट्स भी दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन कर लिया करें। ठीक है, और अभी इसका भी कंफर्मेशन कर लें कि परसेंट में कितनी टेबलेट दी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग 100 है, अगर कुछ किताब में मैंने देखा था इसको कंफर्मेशन किया तो वहां 150 भी दे रखा था, तो आपको इसका कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम आर नाउ ऑर्गेनाइज फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसके अंदर नेशनल जो प्रोग्राम्स हैं सभी के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं इंडिया के अंदर, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ लेप्रोसी के लिए, ट्रेकोमा के लिए, फिलरिसिस, तीनों के लिए नेशनल प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप्स इज ए डन। अभी स्टेप्स एक प्रोग्राम है दोस्तों, ये स्टेप वाइज अप्रोच होती है टू द NCD रिस्क जो फैक्टर होते हैं सर्विलेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विलेंस ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है, रिस्क फैक्टर ऑफ वो ये ए होगा दोस्तों। भाई रिस्क फैक्टर क्या है उसको पता करने के लिए तो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सर्विलेंस होता है। ठीक है, स्टेप वाइज होता है ये, तो यहाँ पे ए आंसर करना होगा। तो यहाँ 2 इंसिडेंट्स भी है दे रखा है, रिस्क फैक्टर भी देखा, तो यहाँ पे इंसिडेंट्स नहीं आकर के रिस्क फैक्टर होगा, पर रिस्क फैक्टर क्या है उसको पता करने के लिए स्टेप्स इज डन फॉर है। यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आंसर आपको ये करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्ट्रेटेजी इन नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये नेशनल जो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें क्या स्ट्रेटेजी ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी चलती है, तो यहाँ पे दोस्तों इनके अंदर जो अर्ली डिटेक्शन होता है उसका, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, सभी कुछ इसमें होता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है, ये सभी इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ये भी आंसर होगा।
ये भी आंसर। शॉर्ट कोर्स मल्टीड्रग थेरेपी भी चलती है और रिहेबिलिटेशन भी उसका, अगर किसी के डिसेबिलिटी ऐसी कुछ आती है इसकी वजह से, लेप्रोसी की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए रिहेबिलिटेशन भी प्रोग्राम चलता है ये, ठीक है, स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट इंक्लूडेड इन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अभी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, ये लगभग 74 ऐसे कुछ आया था प्रोग्राम। तो दोस्तों वहां पे कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसमें नहीं लिया गया, शामिल नहीं था। तो यहाँ ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टिटनेस और पोलियो, ठीक है, इन सब के लिए था, लेकिन इन्फ्लुएंजा के लिए ऐसा कोई नहीं था, इसको इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। लगभग इसमें 13 ऐसे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम थे, 13 लगभग ऐसे कुछ थे, उनको शामिल किया गया था, लेकिन इन्फ्लुएंजा को उसमें शामिल नहीं किया। तो आंसर भी क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। गोल ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये गोल क्या है, नेशनल जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है दोस्तों, ये प्रोग्राम चले थे फर्स्ट सेकंड के नाम से ऐसे, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो चले थे, तो उसके अंदर उसका गोल क्या था, उसका गोल था कि टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ टीबी टू सच ए लो लेवल दैट इन नो लॉन्गर मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसका डी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। भाई ये जो सबसे पहला केस भी था दोस्तों, ये जो इसका सॉरी, ये आप देख लेना, क्योंकि इसमें क्या कंफ्यूजन था काफी लोगों के। मैंने कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते थे दोस्तों कि वो बताते थे कि सर ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब चला था, तो ये चला 1987 ऐसे कुछ था। तो दोस्तों वहां पे कंफ्यूजन होने की, जो पहला जो फर्स्ट था वो 1992 ऐसे कुछ चला था, 1991 के अंदर या 92 के अंदर, तो ऐसे चले थे। तो 1987 या 88 के लगभग वो सबसे पहले ये कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो इनको आप पता कंफर्मेशन कर लेंगे। हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज थी दोस्तों उसमें भी इस क्वेश्चन को रखा था मैंने, ठीक है। एज पर WHO लेप्रोसी इज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इफ प्रिवेलेंस। अगर कितना लेप्रोसी अगर किसी जनसंख्या के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होगा, उसको पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम माना जाएगा, कितना प्रिवेलेंस होगा उसका। तो यहाँ पे 0.01% से ज्यादा अगर केस मिलते हैं तो इतने हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो वैसे इरेडिकेटेड हो चुका है, यहाँ लेप्रोसी को इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया से, अभी नहीं है ऐसे केसेस, लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रिवेलेंस इस मात्रा में इससे ज्यादा होता है, 0.01% से ज्यादा अगर कहीं पाए जाते हैं, तो उसको ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया। अब ये एड्स का जो मैं अभी जस्ट थोड़ा सा चर्चा में बीच में आ गया था ट्यूबरकुलोसिस को सोच के, तो सबसे पहला जो केस था दोस्तों ये कहाँ मिला था, चेन्नई के अंदर। एक सोशल एक जो किसी जो महिला थी, फीमेल सेक्स वर्कर जो भी थी, उनके यहाँ पे मिला था 1986 के अंदर सबसे पहले ये केस मिला था, ठीक है। तो 1986 के अंदर, ठीक है, सबसे पहले इसका जो 1985 के अंदर इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो सबसे पहला केस जो मिला था 1986 के अंदर मिला था, चेन्नई के अंदर, ठीक है। कहाँ मिला था ये भी क्वेश्चन याद रखें, कहाँ मिला था, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के अंदर, ये भी आपको। द नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। अभी नेशनल जो डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर सभी इंक्लूड हैं इसके अंदर, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं किया गया, तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई और हाई रिस्क सब्जेक्ट एट अर्ली एज ये भी है, इंपेयरिंग अप्रोच हेल्थ एजुकेशन भी है, अर्ली डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ केस भी है, प्रिवेंशन ऑफ स्लो, ये भी सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, सो जेनेटिक टेस्टिंग, ये जेनेटिक काउंसलिंग, ये नहीं शामिल किया गया इसमें। तो जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक जो ये है टेस्टिंग, ये शामिल नहीं है इस प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आयोडाइज साल्ट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन ये भी आयोडाइज जो साल्ट था इसका उपयोग सबसे पहले किस कंट्री में उपयोग किया गया था, सबसे पहले इंडिया के अंदर ये आयोडाइज साल्ट का उपयोग होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी मलेरियल मंथ। अभी एंटी मलेरियल जो मंथ होता है दोस्तों वो किसको बोला जाता है, ये अपन ने अपनी जो बुक है दोस्तों, मैंने जो बुक दी थी उसके अंदर भी हमने अच्छे से इन क्वेश्चंस को, मैंने अपनी जो क्लासेस यूट्यूब पे चैनल पे मैंने काफी क्लासेस कराई, उनमें भी मैंने अच्छे से बताया है कि जो जून का महीना होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस समय में क्या होता है, बरसात का मौसम होता है, यानी कि जो रेनी वेदर होता है, इस रेनी वेदर के अंदर मच्छर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ इसी जो एंटी मलेरियल जो मंथ होता है इसी को जून को माना जाता है, ठीक है। इस दौरान एंटी लार्वल एक्टिविटीज भी की जाती है सरकार के द्वारा, या जितने भी अपने हेल्थ सेक्टर के हैं उनके द्वारा ये एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। ये कैंसर जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया था, 1976 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, 1976 के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 इनिशिएटिव। ये 3/5 इनिशिएटिव है, ये क्या है? ठीक है, अब ये 3/5 इनिशिएटिव है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए चला था दोस्तों। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च जो हुआ था 1 दिसंबर 2003 के आसपास, लगभग 1 दिसंबर 2005 के लगभग, है ना, 1 दिसंबर, सॉरी 3 नहीं, 2005 के अंदर 1 दिसंबर 2000 ऐसे कुछ हुआ था। यहाँ प्रोवाइडिंग 3 मिलियन पीपल ट्रीटमेंट बाय एंड ऑफ 2005, ये भाई 2005 के एंड तक लगभग 3 मिलियन पीपल्स को इसकी ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये लगभग 1 दिसंबर 2003 को, दोस्तों एक बार लिख इसको कंफर्म और कर लेना, 1 दिसंबर 2003 को स्टार्ट किया गया था 3/5 इनिशिएटिव इन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। और इसके जो एंड था 2005 तक कितना इलाज करना था, 3 मिलियन पीपल्स का ट्रीटमेंट करना था इसके दौरान। ठीक है, ये इससे पहले ही था, तो 1 दिसंबर 2003 ये देख लेना दोस्तों ना। ठीक है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ फॉर मेजरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये मलेरियल जो क्या इंडेक्स क्या है मेजरिंग का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ एनुअल ब्लड जो एग्जामिनेशन, भाई पर ईयर कितने ब्लड स्लाइड्स बनाई जा रही है उनके द्वारा इसका मेजर किया जाता है। एफिशिएंसी इसका पता किया जाता है कि पर ईयर कितनी ब्लड स्लाइड्स बनाई गई है। ठीक है, कितने एग्जामिनेशन ब्लड स्लाइड्स के द्वारा किए गए हैं, तो उसको इसके अंदर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ एमडीजी। ठीक है, इज एमडीजी अचीव्ड बाय द ईयर। अब किस ईयर के द्वारा ये अचीव किया गया है, तो कौन सी ईयर तक ये अचीव किया गया, लगभग 2015 तक, 2015 तक ये अचीव किया गया। अब इसके मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन 2 सीएचओ के अंदर आया था दोस्तों, अभी एमडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वहां पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वहां पे ये पॉवर्टी से रिलेटेड है, भाई पॉवर्टी को इसमें डिक्रीज करना है। जो पॉवर्टी है, हंगर है, डिजीज है, जो इनइक्वालिटी है पॉपुलेशन के अंदर, और इसके द्वारा एंटी मलेरियल एंटी पॉवर्टी मूवमेंट भी चलाए गए हैं। जो अंडर न्यूरिश चिल्ड्रन होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो चिल्ड्रंस की मोर्टेलिटी रेट है, उनको सबको घटाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है, विजन 2020 द राइट टू साइट। अब ये पढ़ने पहले भी अपने चर्चा में आया था, राइट टू साइट। ठीक है, राइट टू साइट का इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, इसके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे एपिडेमिक जो कंजक्टिवाइटिस है दोस्तों, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, एपिडेमिक जो कंजक्टिवाइटिस है उसके अलावा सभी को शामिल किया गया है यहाँ पे। अभी ऑनकोलिस एक रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, रिवर, ये ऑनकोलिस होता है रिवर ब्लाइंडनेस, इसको ये भी बोला जाता है। तो कहीं नाम चेंज होकर आ जाए तो भी अपने को देखना है इसका। ठीक है, बाकी सभी इसमें शामिल हैं, तीनों, ट्रेकोमा, कैटरेक्ट, ये सभी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोवल फीचर ऑफ आरएनटीसीपी रिवाइज नेशनल। अब ये रिवाइज की बात कर रहा था मैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो आए थे, इसका कब कब आए थे, तो ये कम से 2 से 3-4 ऐसे कोई प्रोग्राम चले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में, तो ये अलग अलग आए हैं। तो यहाँ पे इसका नोवल फीचर क्या है, तो यहाँ नोवल फीचर ये है कि जो टीबी है इसके अंदर हम सरकार के साथ में जो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वो भी शामिल हैं कि वो भी इसको जो टीबी है उसकी जितनी रेट है उसको घटाने के लिए ये भी गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के काम करती है। तो इनका इन्वॉल्वमेंट भी एक नोवल फीचर है दोस्तों इसका, आरएनटीपीसी का, ऐसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा ही पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना पड़ेगा दोस्तों। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। एज पर आरसीएच द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब ये कम्युनिटी जो सीएचसी है ये क्या है, तो ये कम्युनिटी जो ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है दोस्तों। ठीक है, जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कौन है, सीएचसी। सीएससी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको सीएससी के नाम से भी जाना था, पीएससी। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, अब मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि पीएससी के अंदर जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, तो वहां मेडिकल ऑफिसर है, वो सीएचओ के अंदर पूछा गया था। मेडिकल ऑफिसर जो होता है, एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग होती है वहां पे, मेडिकल ऑफिसर जो खुद होता है वही उसका इंचार्ज होता है। तो वहां ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे। अभी एक आशा से संबंधित क्वेश्चन है। अब आशा का फुल फॉर्म एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट होता है। ये 2005 में हमारे 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, एक्टिवेट ये एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्रीडेट, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन एलएचवी से रिलेटेड आया था, एलएचवी।
अब ये LHV की मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, हमारे खुद के ऐसे इजी क्वेश्चन गलत हो गए क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था उस टाइम पे। आज तो आपको हमारे जैसे लोग दे रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वहां लेडी हेल्थ विजिटर होता है, लेडी हेल्थ विजिटर, विजिटर ऐसे फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, लेडी हेल्थ विजिटर। तो यहाँ पे हमें पता नहीं था, हमारे गलत हुए थे ऐसे क्वेश्चंस लगभग, ठीक है। इजी क्वेश्चन गलत हो गए थे, वहां हार्ड वाले तो हमारे बहुत अच्छे से इजी हमने अच्छे किए थे, लेकिन जो इजी क्वेश्चन थे वही गलत हो जाते थे दोस्तों। अभी आशा जो टर्म थी, ये सबसे पहले जो NRHM आई थी उसी के साथ इस टर्म को यूज किया गया था, NRHM के साथ ही, ठीक है। NRHM जो आया था, NRHM 2005 में आया था दोस्तों, NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये 2005 में आया था। इसी के साथ में आशा की जो ये टर्म थी सबसे पहले इसी समय पे आई थी, ठीक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आशा इज एसोसिएटेड विथ, अब किससे, रूरल हेल्थ मिशन से, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है गोल ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ गोल क्या है, जो नेशनल हेल्थ ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका गोल, सभी गोल हैं किसके अलावा, एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, तो यहाँ पे डिक्रीज IMR टू बिलो 330 पर 1000 लाइव बार, बिल्कुल ये भी सही है। MMR को रिड्यूस करना 100 पर एक जो एक 10,000 जो है उसके ऊपर इसको कम करना, ठीक है। और एक है अचीविंग 100% रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ मैरिज एंड प्रेगनेंसी, ये भी इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा जैसे अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए वो भी था, 80% लगभग 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना, 100% डिलीवरी जो ट्रेंड लोग होते हैं उनके द्वारा कराना, ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें जो फैमिली प्लानिंग है वो जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अचीव करना उसको, जो TFR जो टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, अब ये ब्रिंग डाउन TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल, ये आंसर सही नहीं है, उसको कम करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। और एक इसका उद्देश्य एक ये भी था कि जो मैरिज जो एज होती है मैरिज की, उसको जो एज होती है लगभग 18 साल लड़कियों की, 21 साल लड़कों की, तो वो भी इसका उद्देश्य था, प्रॉम्प्ट करना उसको। और एक 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये मैरिज इसका 100% रजिस्ट्रेशन भी करना था इसका उद्देश्य। तो ये काफी इसके क्वेश्चंस के गोल थे। तो आप जाके जब पढ़ोगे कि नेशनल हेल्थ ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के क्या क्या गोल थे, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य नहीं था। एक्सेप्ट ऑल आर इंक्लूडेड इन NRHM एक्सेप्ट, अब यहाँ सभी जो है वो NRHM में इंक्लूडेड है, किसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ JSY भी इसमें शामिल थी, और ये जो नीचे अपन को दिख रहा नहीं है सी ऑप्शन है, थोड़ा सा दबाव है दोस्तों, यहाँ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ मिशन है उसको भी शामिल किया गया था, और रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ आशा ये भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी इसमें शामिल थे, लेकिन ये शामिल नहीं था, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 236 आशा इज पोस्टेड एट, अब ये आशा कहाँ पोस्टेड होती है, विलेज लेवल पे होती है दोस्तों, एक जो छोटा गांव होता है उसके लेवल पे आशा का पोस्टिंग की जाती है, विलेज लेवल, ठीक है। ये बहुत इजी एजुकेशन है, कुछ ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। JSY जननी सुरक्षा योजना होती है। कंसीडर द फॉलोइंग, अभी इसके अंदर जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन द आशा हेल्प इन, अभी आशा किसमें हेल्प करती है, तो यहाँ यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये जो है दोस्तों इसका काम नहीं है आशा का, भाई ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट को यूज करे और अर्ली डिटेक्शन प्रेगनेंसी की करे, उसमें हेल्प करे, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य केवल और केवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में सूचना देना है किसी भी ग्रामीण महिला उसको, इसके बारे में लोगों को बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, केवल यही उद्देश्य होता है इसका। तो यहाँ आंसर बी होगा। जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है इंक्रीज एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन जो होता है उस समय पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज होने की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो उसकी वजह से 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर 0.5 से 1 तक, ठीक है, 1 फ़ारेनहाइट तक, 1 है ना, तो यहां तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी महिला का, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर करना होगा। नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज मोस्टली ड्यू टू, अब ये ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उनका फेलियर होता है तो वो किसकी वजह से होता है, इनप्रॉपर अगर उसका यूज सही से नहीं किया दोस्तों, इनप्रॉपर अगर उसका यूज रहा तो वहां पे उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एक्सेप्ट किसके, तो यानी कि किसके अलावा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, अगर किसी के महिला के PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या कार्सिनोमा सर्विक्स है, या ब्लीडिंग है यूट्राइन ब्लीडिंग, तो वहां पे
एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेट यानी कि नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। आईयूसीडी जो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है उनको नहीं लगाना। डायबिटीज जो मेलाइटिस उसका कोई इसमें रोल नहीं है भाई, इसमें इसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। डायबिटीज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी के कारण सर्विक्स हो, पीआईडी हो या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो तो उन केसेस में दोस्तों इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूसीडी। अभी अगर किसी के आईयूसीडी लगा दी तो सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ब्लीडिंग हो सकती है उसके, ठीक है, लगाने की वजह से। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर आईयूसीडी आर ऑल एक्सेप्ट। अब ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसके अलावा? सभी, है ना। तो यहां पे प्रेगनेंसी में नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ही नहीं है प्रेगनेंसी में लगाने का। पीआईडी में नहीं लगाएंगे। अगर किसी की अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये पहला ही ऑप्शन, जैसे अपने ये 241 है ऐसा क्वेश्चन। अगर किसी की यूट्राइन माल फॉर्मेशन तो वहां पे इसकी दिक्कत नहीं है। माल फॉर्मेशन है तो हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच एडवाइस इज नॉट गिवन टू पेशेंट हु हैज अंडरगो वेजेक्टमी। अब किसी व्यक्ति को कौन सी एडवाइस नहीं जाती? अगर कोई वेसेक्टमी, कोई व्यक्ति, जैसे वेसेक्टमी का मतलब ये होगा कि दोस्तों किसी मेन के अंदर वेसेक्टमी, उसने अपने जो टेस्टिस के जो बीच में जो अपनी होती है उसको अगर काट दिया जाता है, उसको लाइगेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद में स्पर्म जो है वहां पे टेस्टिस के अंदर इसका फॉर्मेशन होकर के आगे नहीं आता है, ठीक है। तो वहां पे बेड रेस्ट जो होता है दोस्तों, बेड रेस्ट फॉर 3 मंथ, ये एडवाइस नहीं जाती। उसको बेड रेस्ट की आवश्यकता केवल और केवल 48 आवर या 24 टू 48 आवर्स तक ही कहा जा सकता है कि आप रेस्ट करें, उसके बाद में उसको रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये नॉर्मल जो है, ठीक है। और बाकी उसके बाद में ये कहा जाए सीमन एनालिसिस आप 3 मंथ करा सकता है। स्क्रोटल सपोर्ट्स को आवश्यकता होती है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को 3 मंथ के लिए अवॉइड करें, ऐसा कुछ कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 245, व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फॉर्म। अब ये नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है वो कब आई थी? तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1982, सबसे पहली जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी दोस्तों 1982 के अंदर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी किसके ऊपर बेस्ड थी? तो ये बेस्ड थी दोस्तों ए, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर इसके ऊपर, इसमें जो सबसे पहले जो टर्म है थी प्राइमरी हेल्थ केयर, ये पीएससी के, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये बेस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर इन वार्ड स्टेज। अब ये जो इंडिया है, जो इंडिया किस डेमोग्राफिकल स्टेज के अंदर प्रेजेंट टाइम में है? तो यहाँ पे इंडिया एक ऐसी स्टेज में है जहां पर बर्थ रेट तो दोस्तों घट चुकी है, ठीक है, बर्थ रेट तो घट चुकी है, लेकिन जो डेथ रेट है वो नॉर्मल है भाई, घटी नहीं है। डेथ रेट घटी है पहले से भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो, ठीक है भाई, डेथ रेट डिक्लाइन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपन ने जैसे कि कई प्रोग्राम चले हैं उसकी वजह से आजकल डेथ रेट घट चुकी है पहले। तो यहाँ पे जो लेट एक्सपेंडिंग जो है उसके अंदर इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो इसमें डिक्लाइनिंग डेथ रेट एंड फेलिंग द बर्थ रेट एट द स्टिल हाई, अभी हाई है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसलिए अपन इंडिया को इसको, ये अपन ने पहले भी चर्चा दोस्तों अपनी क्लासेस थी, मैंने यूट्यूब पे भी काफी कराया इसको, इसके बारे में, सभी के बारे में, लो स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, हाई एक्सपेंडिंग, ये सभी अपने स्टेज के बारे में बात की है। तो लेट एक्सपेंडिंग में अभी इंडिया प्रेजेंट में है, जहां पे बर्थ रेट जो है वो तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन डेथ रेट भी कंट्रोल है। तो ये इसके अंदर आएगा लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है। मल्टी लोड डिवाइस कंटेन, अभी मल्टी लोड जो डिवाइस होती है वो किसको कंटेन करती है? इसमें कॉपर की कोटिंग होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉन्डोम यूज, अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि अगर एक साल में कितने यूज करने चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां पे लगभग अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन वहां पे नॉर्मल जो अगर अपन देखें तो 72 जो इनकी आवश्यकता होती है लगभग, ठीक है, एक ईयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी इज आइडियली इंसर्टेड 8। अब ये कॉपर टी जो है, अब जस्ट जो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन है उसके बाद में आइडियली इसको इंसर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ये रहता है कि वहां कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये भी पता चल जाता है। अगर कॉपर टी का उद्देश्य क्या है? प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, भाई आने कंसीव नहीं करे जल्दी से, ऐसे, इसलिए तो वहां पे जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इसको इंसर्शन किया जाता है, ठीक है। अब कॉपर टी 200 नीडेड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर, अभी कितने समय बाद इसको रिप्लेस किया जा सकता है? तो यहाँ 3 साल का टाइम रिप्लेस का लिया जाता है, 3 साल बाद में इसको रिप्लेस करना
चाहिए, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस जो है 3 साल बाद में कम होती जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है एमटीपी एक्ट वाज पास्ड। अभी एमटीपी मल्टीपल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है दोस्तों, अपन ने काफी बार चर्चा की, 1971 के अंदर ये आया था। पॉपुलेशन काउंट इज टेकन, अभी पॉपुलेशन जो काउंट है दोस्तों इस टेकन ऑन, अभी सबसे पहले कब लिया जाता है पॉपुलेशन काउंट? 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को हर बार जब भी लिया जाएगा दोस्तों, तो 1 मार्च को ये लिया जाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो अगर ये पॉपुलेशन जो सेंसस लिया गया तो 1872 के अंदर, सबसे फर्स्ट टाइम पे 1872 के अंदर जनसंख्या गणना हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों के समय में, और 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मल्टी लोड डिवाइस रिफर, अभी मल्टी लोड जो डिवाइस है इसको सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी माना जाता है, सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन आईयूसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, मिनी पिल्स कंटेन, अभी मिनी पिल्स जो होती है इसके अंदर क्या होता है? मिनी पिल्स के अंदर केवल और केवल क्या होता है? ओनली प्रोजेस्टेरोन इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों, इसमें प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है द एमटीपी एक्ट डिफाइन द फॉलोइंग, अभी एमटीपी एक्ट किसको डिफाइन करता है? यहां ये डिफाइन करता है कि हु शुड डू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बाई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, वेयर इट शुड बी डन, और कहां की जाएगी, और व्हेन शुड इट शुड बी डन, और कब कैसे कहां की जाएगी, तो सभी को ये डिफाइन करता है। तो यहां ऑल ऑफ द अबव आंसर करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोग्राफिकल गैप मींस, अभी डेमोग्राफिकल जो गैप है इसका मतलब क्या है? इसका जो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट, जो डेथ और बर्थ के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको डेमोग्राफिकल गैप के नाम से जाना जाता है, कि उसके अंदर बर्थ और डेथ के अंदर क्या गैप है। जैसे अपन ने लेट एक्सपेंडिंग ये अपन ने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आईयूसीडी एक्ट बाई, अभी आईयूसीडी कैसे एक्ट करती है? ये क्या करती है? जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइज होने से रोकती है, प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। आईयूसीडी एक्ट बाई प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला एन कंटेन, ये माला एन है, इसके अंदर क्या होता है? एक तो इथाइल फर्स्ट जो एस्ट्रेडियोल होता है, इथाइल एस्ट्रेडियोल होता है ना 30 मिलीग्राम, और एक लिवो नॉर्जेस्टेल, एक लिवोनोजेस्टेल होता है 150 मिलीग्राम, लिवोनोजेस्ट्रेल ऐसे आता है। ठीक है, 150 मिलीग्राम माइक्रोग्राम ऐसे। ठीक है, और एक अपने इथाइल जो अपन ने पढ़ाई है कौन सा? एस्ट्राडियोल। ठीक है, इथाइल एस्ट्राडियोल, ये कितना होता है? 30 मिलीग्राम माइक्रोग्राम, सॉरी है ना माइक्रोग्राम में 30 माइक्रोग्राम होता है। इथाइल एस्ट्राडियोल 30 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 260, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड, अभी सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था सबसे पहले कब आया था? 1952 के अंदर। दोस्तों सबसे पहले जो आया था फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम आया था वो आया था 1952 के अंदर। ठीक है, 1952। द बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग, अब सबसे जो बेस्ट मेथड है वो किसी भी स्पेसिंग का वो आईयूसीडी को ले जाए, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं उसको बेस्ट मेथड माना जाता है स्पेसिंग का। द मोस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग क्या है? अब सबसे जो मोस्ट फैमिली प्लानिंग मेथड है, सबसे जो इफेक्टिव है वो कौन सा है? वेसेक्टमी। किसी भी अपन ने जस्ट इससे पहले भी बात की है दोस्तों वेसेक्टमी की। ठीक है, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है वेसेक्टमी। ठीक है, इसके अंदर जो मेल होता है उसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, वास डिफरेंस होती है उसको जो कैरी करती है स्पर्म को। ठीक है, टेस्टिकल से, तो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस को लाइगेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इजी प्रोसीजर हो, मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट इज रिफ्लेक्शन ऑफ, अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो किसको रिफ्लेक्ट करती है? तो यहाँ पे कंप्लीट फैमिली जो साइज होती है उसको टोटल फर्टिलिटी जो रेट होती है वो इसको बताती है, टोटल फर्टिलिटी कंप्लीट फैमिली साइज को बताती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेमोग्राफिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ए कंट्री विथ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, अगर उसके अंदर डेथ रेट भी लो है और बर्थ रेट भी लो है, ठीक है ना, तो वो कौन सी स्टेज में होगा? तो वो 4th स्टेज होती है दोस्तों, उसके अंदर ये शामिल होता है। ठीक है, इसमें लो स्टेशनरी होती है। ठीक है, वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो 0 होती है, लो स्टेशनरी, लो भाई ठहराव हो गया वो लो स्टेशनरी। ठीक है, तो वहां पे पॉपुलेशन जो है ग्रोथ है वो 0 होती है,
वहां एक ही जगह रुक गई है ना, ना ही तो वहां डेथ रेट ज्यादा है, ना ही वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, तो वहां पे वो एक ही जगह रुक गए, तो वहां जनसंख्या पॉपुलेशन जैसे ये जितने भी वेस्टर्न जो कल्चर की कंट्रीज है, न्यूजीलैंड है, ऐसे कुछ काफी देश हैं दोस्तों, उनमें ये होता है ऐसा। नेक्स्ट है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड। अभी फैमिली प्लानिंग, सॉरी ये अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद 265 मेल टू फीमेल रेशियो। अभी मेल टू फीमेल रेशियो लिया जाता है किसी भी मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स है, एक 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स है, इसको लिया जाता है। तो फीमेल्स फॉर 1000 मेल, तो आंसर भी होगा सेकंड। बेस्ट इंडिकेशन, ये क्या है, बेस्ट इंडेक्स टू असेस रिसेंट फर्टिलिटी पैटर्न। तो बेस्ट इंडेक्स क्या असेस करने का, जो रिसेंट फर्टिलिटी जो पैटर्न उसको पता करना, बट टोटल फर्टिलिटी रेट क्या चल रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, टीएफआर क्या है, उसके द्वारा बेस्ट इंडेक्स को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली साइज। अभी फैमिली साइज है उसको किससे बताया जाएगा, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय ए फीमेल एट प्रिवेलिंग मोर्टेलिटी रेट, भाई मोर्टेलिटी भाई कितने बच्चे उसके द्वारा होते हैं, ठीक है, तो ये फैमिली साइज को बताता है। बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन कॉमर्शियल, जो सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनके अंदर जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ बैरियर मेथड होता है, मोस्टली जो कॉन्डोम का यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। बेस्ट मेथड है बैरियर मेथड, ठीक है, कॉन्डोम जो यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डेमोग्राफिकल एस्टिमेशन फैमिली साइज इज गिवन बाय। अभी डेमोग्राफिकल एस्टिमेशन फैमिली साइज किससे बताई जाती है, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट से बताई जाती है दोस्तों, ठीक है, टीएफआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग बाय एलिजिबल कपल्स इन इंडिया। अब ये सबसे ज्यादा जो क्या यूज किया जाता है इंडिया के अंदर, तो ये अपन चर्चा इसके बारे में कर चुके, निरोध या कॉन्डोम जिसका नाम है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस मेथड है ये। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी एक्सप्रेस्ड एज, अब ये ईयर के अंदर 100 वुमेन्स पर ये देखा जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो एफिकेसी होती है उसकी भाई कितनी वो एफिकेसी है एक्सप्रेस 100 वुमेन्स ईयर के ऊपर, ठीक है। ये एक है पर्सना इज ए मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ये पर्सना एक मेथड होता है, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल हेल्थ पॉलिसी और 2010 इंक्लूड है। अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लेस देन 30 करना, भाई 30 से कम करना। अभी प्रेजेंट में कितने दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। जो अभी भर्ती है दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि अभी आईएमआर कितनी है, ठीक है, अपने राजस्थान में एमएमआर कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है बच्चों की, और एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी। अपनी जो क्लासेज हुई है एनएचएम स्पेशल के नाम से यूट्यूब पे मैंने उस पर भी इसको दोस्तों बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्पान ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू 2001 की गणना के अनुसार किसी भी महिला की जो लाइफ स्पान है वो लगभग 46 ईयर्स मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया क्लोज टू, अब मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंडिया के अंदर कितनी है, 3 से 4 पर 1000 लाइव बर्थ ये मानी गई है। 1000 बर्थ पे कितनी मानी गई, 3 से 4। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूली मैरिड कपल, जो न्यूली जो कपल है उनके जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, मालाडी मालायन, उनको सबसे बेस्ट माना जाता है। न्यूली मैरिड कपल के लिए जो मालाडी मालायन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव उसको सबसे बेस्ट माना गया है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन लैक्टेटिंग वुमन, अभी लैक्टेटिंग वुमन के अंदर कौन सी हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव उसको सबसे सही माना गया है, चॉइस ऑफ, है ना, तो यहाँ मिनी पिल्स जो है मालायन माला दी जाती है उसी को माना गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सेफ पीरियड, अब ये सेफ पीरियड किसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, भाई ये किसी महिला का जो मेंसेस होता है उसके दौरान सेफ पीरियड कौन सा है जहां पे रिलेशनशिप होता है दोस्तों, तो वो लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है। मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से पहले भी बताया दोस्तों, किसी भी महिला के अगर 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उससे 14 डे बिफोर, 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है, तो वो जो ये टाइम होता है ये अनसेफ होता है। इस टाइम के लगभग 5 दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले, 4 से 5 दिन बाद ये बिल्कुल अनसेफ माना जाता है। तो ये उसके लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ इथाइल एस्ट्राडियोल इज इन वेरी लो डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसके अंदर सबसे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसके अंदर कितना इसकी डोज होती है, तो लगभग 20 माइक्रोग्राम। यहाँ 20 दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ सी आंसर होगा। ठीक है, इनमें यहाँ 20 माइक्रोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो सी आंसर होगा दोस्तों इसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट इंक्लूड। अभी पेरीनेटल जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके कुछ दिन बाद लगभग 7 डे, स्टिल बर्थ और डेथ विद इन 7 डे को पेरीनेटल मोर्टिलिटी रेट के अंदर लिया जाएगा। स्टिल बर्थ और डेथ विद इन 7 डे। ठीक है, इसको पेरीनेटल के अंदर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, स्टिल बर्थ एंड डेथ विद इन 7 डेज। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टिलिटी डज नॉट इंक्लूडेड। अब ये इन्फेंट मोर्टिलिटी जो IMR है, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, उसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया जाए, जो पेरीनेटल जो डेथ होती है मोर्टिलिटी, उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा दोस्तों। अब मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन लेस देन 5 इयर्स चिल्ड्रन, जो लेस देन 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, निमोनिक कंडीशन। इसकी वजह से डेथ जो कॉमन कोज होता है डेथ का, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन माना जाता है। विच इज द हाई रिस्क ऑफ नियोनेटल। अब हाई रिस्क नियोनेटल कौन सा इनमें से, तो जिसका वेट कम होगा, नॉर्मल जो वेट माना जाता है 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में माना जाता है किसी भी बच्चे का। ठीक है, अगर ये लेस देन 1500 ग्राम होगा तो उसको हाई रिस्क के अंदर लिया जाएगा। नेक्स्ट है जनरल इंसिडेंस ऑफ कंजेनाइटल एनोमली इन न्यूबॉर्न। अब जो जनरल इंसिडेंस है ये कंजेनाइटल एनोमलीज के, ये कितने, लगभग 3% होते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी में भी कोई भी बीमारी आने के चांसेस 3% होता है। ए लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड। अब ये लो बर्थ जो वेट है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका वजन है दोस्तों, अगर किसी का वजन लेस देन 10%, नॉर्मल जो वेट है उससे 10% कम होगा तो उसको लो बर्थ वेट बेबी के नाम से डिफाइन किया जाएगा। अब ये केसिन और ये जो रेशियो केसिन का टू एल्यूमिनियम, ये रेशियो ह्यूमन मिल्क के अंदर 1/1 बता रखा है दोस्तों किताब के अंदर, तो ये हमने सर्च भी किया तो यहीं से भी यही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट MCH केयर इज असेस्ड बाय। अभी MCH जो केयर है इसको कैसे असेस किया जाएगा, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट के द्वारा। कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है, जो मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो केयर है, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, उसको मेटरनल मोर्टिलिटी रेट से असेस किया जाएगा। स्मॉल फॉर डेट इन कंपेरिजन टू प्रीमेच्योर बर्थ एज। स्मॉल फॉर डेथ कब होगा, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, लो बर्थ वेट जो होगा वो स्मॉल फॉर डेट इन कंपेरिजन टू प्रीमेच्योर बर्थ होगा। ठीक है, इन्फेंटाइल डेथ इज टेकन ओनली बिलो। अभी इन्फेंटाइल जो डेथ है वो कितने से छोटे बच्चे में ली जाएगी इन्फेंटाइल डेथ, यहाँ दोस्तों एक लिया दिया गया इन्फेंटाइल 1 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट माना जाता है, तो 1 ईयर से जो छोटा बच्चा है उसको इन्फेंटाइल डेथ के अंदर लिया जाएगा 1 ईयर से। ठीक है, 1 साल से छोटे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। अब ये चाइल्ड गाइडेंस जो क्लिनिक होते हैं दोस्तों, ये किसमें हेल्पफुल होते हैं, ये बेड वेटिंग जो बच्चे जो करते हैं उनको, बेड वेटिंग प्रॉब्लम जो बच्चे होते हैं उनको, बच्चों को चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के नाम से हेल्पफुल होते हैं, इसको जाना जाता है। द पीक पीरियड ऑफ सोशियल अटैचमेंट होता है किसी भी बच्चे का, जो पीक टाइम होता है वो कितने का होता है, कौन सी एज में होता है, तो लगभग 7th मंथ का जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा उसमें सोशल अटैचमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, इन ए कंट्री सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज बेस्ड इंडिकेटेड बाय। अब किसी भी कंट्री के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो किससे डिफाइन हो सकती है, तो यहाँ पे उसके अंदर, उस देश के अंदर उसकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है दोस्तों, इससे उसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विच कंट्री हैड इंट्रोड्यूस स्कूल हेल्थ सर्विस फॉर फर्स्ट टाइम। सबसे जो फर्स्ट टाइम जो अपने स्कूल चलो हेल्थ प्रोग्राम जैसे चला था, तो सबसे पहले किस देश में आया था, विच कंट्री इंट्रोड्यूस द स्कूल हेल्थ सर्विस जो प्रोग्राम है, ये सबसे पहले इंडिया में आया था दोस्तों ने। विनिंग फूड आर गिवन टू इन्फेंट। अभी जो विनिंग फूड जो कुछ भी चबाने वाले जो खाने होते हैं जैसे दलिया खिचड़ी कुछ भी दिया जाता है, 6 मंथ के बच्चे को उसको दिया जाता है। ठीक है, विनिंग फूड जैसे 6 मंथ से छोटे बच्चों को केवल जैसे लिक्विड चीजों में ही दिया जाता है दोस्तों, है ना, उसको कभी भी गेहूं ऐसे आटा ऐसे बना हुआ प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। 28 वीक gestation वेट ऑफ फीटस इज। अब ये एक जो 28 वीक का जो बच्चा होगा उसके अंदर वेट कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम 28 वीक gestation में होता है। द ग्रोथ मॉनिटर ऑफ ए चाइल्ड एट आंगनवाड़ी इज मीन्ड। भाई ग्रोथ जो मॉनिटरिंग होती है किसी बच्चे की आंगनवाड़ी के अंदर, किससे मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एप्रोप्रिएट जो न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे पता किया जाता है कि उसको
कितना न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके इससे मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्राइटेरिया फॉर एन इन्फेंट टू बी एट रिस्क टू अंडर न्यूरिश्ड इज। अब ये किस प्रकार के बच्चे को क्राइटेरिया इन्फेंट के अंदर अंडर न्यूरिश्ड के अंदर माना जाएगा? तो बर्थ वेट अगर 2.5 kg उससे कम है तो उसको इसमें लिया जाता है। अभी ये सब 2.5 से ज्यादा है तो इनको इसके अंदर अंडर न्यूरिशमेंट के अंदर नहीं लिया जाएगा। अगर बर्थ जो वेट है अगर ये इतना होगा तो इसको इन्फेंट के रिस्क होगी अंडर न्यूरिश के अंदर लिया जाएगा, इससे कम या इतना। द ICDS स्कीम इंक्लूडेड चिल्ड्रन अप टू, ये ICD ये प्रोग्राम चला था, ठीक है, स्कीम, इसके अंदर जो कितने से छोटे बच्चों को लिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली दोस्तों 6 साल से छोटे बच्चों को लिया जाता है, ठीक है, 6 ईयर से छोटे बच्चों को। अब ये 6 जो इसके मुख्य उद्देश्य क्या इंक्लूड, इसके अंदर 6 मुख्य रूप से चीजें इंक्लूड हैं। इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन दिया जाता है बच्चों को, एक प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन और न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल जो सुविधा वो दी जाती है बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से संबंधित नीचे एक क्वेश्चन है 299 का कि इसके अंदर कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है दोस्तों, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ फॉर्मल नहीं होता, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, और न्यूट्रिशन ये सब कुछ वहां पे दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक मैं आपको लेडी हेल्थ विजिटर मैंने बताई, LHV की फुल फॉर्म बताई दी थी। एक SBA होता है, SBA भी आता है, ठीक है, SBA भी एक फुल फॉर्म पूछी, ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। SBA एक फुल फॉर्म मैंने सारा करा रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, सब कुछ बता रखा है। तो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस होता है, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है। ये सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म के। तो ये क्वेश्चन 2016 में ऐसा पूछा गया था, ठीक है। एक CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी एक होता है, CHW, ठीक है, CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, ठीक है, लिख लेना, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। आप छोटी छोटी चीज समझ के इनको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये ICD प्रोग्राम के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, जो 6 जो है 6 इंक्लूड होते हैं, स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, ठीक है, वो एक होता है प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, एक न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन का और इम्यूनाइजेशन का और हेल्थ चेकअप का और रेफरल का, ये सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, इनको और कर लेते हैं। मैं इस क्लास में 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और कुछ बाद में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इन MCH इज ऑल एक्सेप्ट। अब मोस्ट इफेक्टिव जो स्टेप्स हैं MCH के अंदर क्या क्या है, सबके अलावा कौन सा नहीं है इसमें? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ मदर ये शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है, ठीक है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन, मैटरनल हेल्थ प्रमोशन, स्कूल हेल्थ प्रमोशन, ये सभी इसमें शामिल है MCH के अंदर। एंटीनेटल सपोर्ट इज नॉट डिलीवर्ड बाय। अब ये एंटीनेटल जो सपोर्ट होता है किसके द्वारा डिलीवर्ड नहीं किया जाता? तो यहाँ पे दोस्तों आशा होती है, ठीक है, LHV होती है, आशा LHV, जैसे ये लेडी हेल्थ फीमेल होती है, इसको LHV को बोला जाता है, लेडी हेल्थ विजिटर को, है ना, हेल्थ सुपरवाइजर जो होती है इसको LHV, ये सभी है ना इसमें शामिल होती है। एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो बर्थ जैसे दाई कराती थी, ठीक है, एंटीनेटल सपोर्ट में लिया जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर उसको भी लिया जाता है। जैसे ग्राम विकास अधिकारी का अलग से नाम दे दिया तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। कई बार अगर ऑप्शन में कुछ और, जैसे यहाँ आशा लिख दिया, कुछ और लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आंसर हेल्थ सुपरवाइजर फीमेल को कर रखा था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कई बार बनते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो यहाँ पे आंसर केवल आपको ग्राम विकास अधिकारी ऐसे ही करना है। लेकिन यहाँ कुछ आशा या कुछ लिखा होता है, आशा या आंगनवाड़ी वर्कर, तो फिर आंसर वहां पे जब मैंने क्वेश्चन लिया था जहां पे आंसर इसको कर रखा था दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन को देख लेना है कि कौन कौन इसमें सपोर्ट करती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही अपनी क्लास को फिनिश कर रहा हूँ। ये अपन ने यहाँ तक अभी तक 1301 क्वेश्चन से किया, इसके आगे भी हम करने वाले हैं। लगभग 500 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है दोस्तों, 500 से अबव क्वेश्चन हम लेने वाले हैं इसके अंदर, PSM के अंदर, और ये रिलेटेड टू NHM है, ठीक है, रिलेटेड टू NHM प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से लगभग काफी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट बताया, 2-3
क्वेश्चंस की चर्चा मैं अभी आपके सामने इसी क्लास में कर चुका हूं दोस्तों। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास अभी लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।